डियर स्टूडेंट्स, आज हम गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल में रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। गिब्स ऊर्जा और सेल विभव। हम ये जानते हैं कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय रूप से कराई जाती है, रिवर्सिबल फॉर्म में अगर कोई भी रिएक्शन होती है, तो तंत्र के द्वारा एक निश्चित दाब पर किया गया कार्य तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के बराबर होता है। कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया, कोई केमिकल रिएक्शन अगर रिवर्सिबल फॉर्म में अगर होती है, तो उस सिस्टम के द्वारा कुछ वर्क डन जो भी होता है वो एक निश्चित प्रेशर के ऊपर उस सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी में जो भी डिक्रीज़ होता है उसी के बराबर होता है। एक सेल अभिक्रिया के अंदर यदि हम मान लें कि जैसे n ग्राम तुल्यांक है, वो अभिकारक उत्पाद के अंदर परिवर्तित हो रहे हैं, तो उस स्थिति के अंदर हम ये मान सकते हैं कि वहाँ पर जो प्रवाहित धारा है उसकी जो मात्रा है वो NF के बराबर है। यदि सेल का विद्युत वाहक बल E हो, तो उस स्थिति के अंदर जो विद्युत कार्य है वो NFE के बराबर होता है, जैसा कि हम इक्वेशन 1 से यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ इलेक्ट्रोडों पर जो मुक्त अथवा ग्रहण किए गए जो इलेक्ट्रॉन हैं वो तो N के बराबर हैं, और जो F है वो फैराडे है, यानी 1 फैराडे का मान होता है 96500 कूलम। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वो माइनस डेल्टा जी दैट वुड बी इक्वल टू NFE, यानी कि विद्युत कार्य के बराबर होगी। अब हम विभिन्न प्रकार के प्रक्रमों के बारे में ये जानते हैं कि डेल्टा जी और इनके ई के मान में कैसे परिवर्तन होता है। जैसे अगर हम स्वतः प्रक्रम की बात करते हैं कि स्पॉन्टेनियस अगर कोई भी प्रोसेस है, तो उस स्थिति के अंदर जो डेल्टा जी का मान होता है वो नेगेटिव होता है, और जो ई का मान है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसी प्रकार यदि हम कोई नॉन स्पॉन्टेनियस प्रक्रम, अस्वतः प्रक्रम की बात करते हैं, तो वहाँ पर डेल्टा जी का जो मान है वो पॉजिटिव होगा, और जो ई है उसका मान नेगेटिव होगा। इसी प्रकार हम अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर देखते हैं, साम्यावस्था में देखते हैं, तो डेल्टा जी और ई का मान दोनों का ही शून्य माना जाता है। अब ये जो सेल का विद्युत वाहक बल है, इसके द्वारा हम ऊष्मागतिकीय फलन यानी कि थर्मोडायनेमिक फंक्शंस की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक फंक्शन जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर डेल्टा एच एंथैल्पी में परिवर्तन और डेल्टा एस एंट्रोपी में परिवर्तन ले सकते हैं। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन जो है डेल्टा जी, और एंथैल्पी में जो परिवर्तन है डेल्टा एच, उसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डेल्टा जी इज़ इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर है। इक्वेशन नंबर 3 में हम देख सकते हैं इसको। अब अगर हम यहाँ पर डेल्टा जी का जो साइन है अगर उसको हम नेगेटिव कर देते हैं, जैसा कि हमने इक्वेशन 4 के अंदर किया, तो हमें डेल्टा एच का साइन भी चेंज करना पड़ेगा, और पूरी इक्वेशन में साइन चेंज हो गया। तो माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी प्रकार अगर हम इक्वेशन नंबर 4 के अंदर डेल्टा जी का मान, जो कि हमने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर देखा था कि NFE के बराबर होता है, उसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो डेल्टा जी हमने देखा था कि इक्वेशन नंबर 4 के अंदर 2 जगह आता है, एक तो माइनस डेल्टा जी है और एक प्लस डी डेल्टा जी बाय डेल्टा टी में आता है। तो दोनों ही जगह हम वहाँ पर NFE की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्योंकि माइनस डेल्टा जी है तो इसलिए NFE पॉजिटिव में आएगा, और यहाँ पर क्योंकि अंदर इक्वेशन के अंदर जो डेल्टा जी है वो पॉजिटिव फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर हमने इसको माइनस साइन लगा दिया है। इसी को यदि हम सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन नंबर 5 को हम लिख सकते हैं, क्योंकि NF जो है वो तो कांस्टेंट है किसी भी रिएक्शन के लिए, और जो T हमने यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया है उसको भी हम ब्रैकेट से बाहर ही रखते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है यहाँ पर जो भी हमने एक डेफिनेट टेम्परेचर लिया हुआ है। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम NF का भाग देते हैं, NF से अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाती है। इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम देख सकते हैं कि E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा एच बाय NF प्लस टी डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर का मीनिंग ये हो गया कि स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप के साथ जो भी चेंजेस आएंगे उसको, तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्थिर दाब पर विद्युत वाहक बल का ताप गुणांक है डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। इस प्रकार यदि हमको ई की वैल्यू
पता है, उसका ताप गुणांक पता है, तो उस स्थिति के अंदर हम डेल्टा एच की गणना इक्वेशन नंबर 6 के अंदर हम देखें तो हम डेल्टा एच को कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज उसमें जो 3 पद जो दे रखे हैं, ई दे रखा है, एक डेल्टा एच बाय एन एफ है, एन क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो भी चेंज होंगे वो हमको मालूम है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस अभिक्रिया के अंदर चेंज हो रहा है, एफ की वैल्यू हमको मालूम ही है, टेम्परेचर का मान हमको मालूम है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि डेल ई बाय डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर की अगर वैल्यू हमको पता पड़ जाए, ई हमें ज्ञात हो, तो उस स्थिति के अंदर हम डेल्टा एच की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हमें डेल्टा एस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमें ऊष्मागतिकी के अनुसार, थर्मोडाइनमिक्स के अकॉर्डिंगली हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब समीकरण 3 और समीकरण अगर हम 7 की तुलना करते हैं तो समीकरण 3 के अंदर हम देखा था कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी। उस गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के अगर हम डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस से अगर इसको कंपेयर करें तो हम ये देख सकते हैं कि डेल्टा जी और डेल्टा एस तो सेम हो गए, और इसी प्रकार जो टी डेल्टा एस है उसकी वैल्यू जो माइनस टी डेल्टा एस है उसको हम कंपेयर कर सकते हैं कि ये किसके बराबर हो जाएगा, टी डेल डेल्टा जी बाय डेल्टा टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हमने कंपैरिजन किया है 3 इक्वेशन नंबर 3 का इक्वेशन नंबर 7 के साथ। अब अगर समीकरण 2 जो कि हमने देखी थी, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई था, उसको अगर हम ताप टेम्परेचर के साथ अगर हम उसका अवकलन करते हैं तो हमें इक्वेशन नंबर यहाँ पर 9 मिल जाता है, जिसके अंदर डेल्टा डी डेल्टा जी बाय माइनस एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, इक्वेशन नंबर 9। इस प्रकार अगर समीकरण 8 को देखें और समीकरण 9 को देखें तो उस स्थिति के अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो माइनस टी डेल्टा एस है वो माइनस एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर होगी। इस प्रकार हम डेल्टा एस का मान कैलकुलेट कर सकते हैं कि डेल्टा एस इज इक्वल टू एन एफ डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कि इक्वेशन नंबर 10। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अगर हमें डेल ई बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर अगर हमको ज्ञात हो, एन हमको ज्ञात ही है क्योंकि अभिक्रिया के अंदर होने वाले इलेक्ट्रॉन जो भी चेंज हो रहे हैं, जो भी ग्रहण किए जा रहे हैं, परिवर्तन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉनों पर, वो हमें ज्ञात है, एफ़ की वैल्यू हमको मालूम है, तो हम डेल्टा एस का मान भी ज्ञात कर सकते हैं।